एक बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। कल रात को असम को लेकर के एक बैठक हुई और आज बंगाल पर चर्चा हुई और इसकी जानकारी वो आज शाम बीजेपी के मुख्यालय में सीईसी की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री को देने के लिए पहुंचे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है, विचार मंथन हुआ है और अब प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में जबकि आज शाम 6 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय में भी बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी होगी। लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि असम के उम्मीदवारों उन तमाम नेताओं के साथ उनकी एक बैठक हुई है। किस तरह से गठबंधन होगा, किस तरह से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और अब प्रधानमंत्री से भी गुफ्तगू के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अमित शाह प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत हो रही होगी और आगे की क्या रूपरेखा? देखिए, कल से दिल्ली में बैठक चल रही है, बैठकों का दौर जारी है। कल देर रात तक बीजेपी की असम को लेकर के बैठक हुई थी। असम में देखिए जो पहले 2 चरण है उसके उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल करना है और साथ साथ जो सहयोगी दल है उनको कितनी सीटें दी जानी है इसके बारे में भी फैसला करना है। असम गण परिषद को कितनी सीटें देंगे, बाकी किसके साथ कितनी सीट जाएगी, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा होनी है। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में कल देर रात तक चर्चा हुई और आज भी सुबह 11 बजे से लेकर के और काफी 3-4 घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। तो बंगाल को लेकर के आज वाली बैठक थी, तो दोनों राज्यों को लेकर के लंबा विचार विमर्श हुआ। तो इन सभी चीजों से प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के लिए इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री वहां पहुंचे, उनको जानकारी दे सकते हैं कि अभी तक की जो बैठकें हुई हैं उसमें क्या मुख्य चीजें सामने आई हैं और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शाम को 6-6:30 बजे के बाद बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और बाकी चुनाव समिति के बाकी सदस्य भी शामिल होंगे। तो उससे पहले एक ब्रीफ के तौर पर पार्टी का जो मंथन चला है उसका जो ब्रीफ है वो उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के लिए इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। तो हो सकता है कि उन सब चीजों के बारे में जानकारी देने के लिए वहां पर गए हों गृह मंत्री, लेकिन वो 7 LKM में पहुंच चुके हैं और आज शाम को 6:30 बजे होने वाली बैठक से पहले की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। ये बेहद अहम बैठक, जबकि गृह मंत्री अमित शाह खुद प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात चल रही है। कल असम के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बातचीत और बैठक हुई और आज बंगाल के नेताओं के साथ, और उसकी पूरी जानकारी विस्तार से प्रधानमंत्री को देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। लेकिन इससे पहले अमित शाह बंगाल चुनाव पर जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक में भी शामिल हुए थे। बंगाल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर है कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। अब इन नामों पर कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होने वाली बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी चर्चा होगी। कार्यकर्ताओं से हमने नाम लिए, फिर कोर कमेटी में हमने चर्चा किया, फिर प्रदेश की चुनाव समिति उसमें हमने पैनल बनाई है 3-3 नामों की, वो लेकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नाम उसमें से निकल जाए। बैठक ये खत्म हो चुकी है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बैठक खत्म हो गई है, लेकिन सबसे क्या अहम और खास बात निकली? देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो बंगाल बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो निकल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। और हमारे साथ और भी आप देख सकते हैं कि तमाम नेता हैं वो निकल रहे हैं। लगातार जो मंत्रणा का जो दौर है वो जारी है और करीब पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई थी और तमाम जो नेता हैं वो लगातार निकल रहे हैं हमारे साथ। सर, क्या हुई चर्चा, क्या हुई? तमाम संगठन के लोग हैं और हमने उनसे जानने की कोशिश की और पहले और दूसरे चरण के लिए 80 सीटों पर चर्चा हुई और उम्मीद की जा रही है कि इन नामों को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी चर्चा की जाएगी और
एक दो दिनों में बीजेपी के करीब 80 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी होगी। और इसके अलावा असम पर भी चर्चा हुई। तो एक पूरा खाका तैयार है कि बंगाल में बीजेपी किस तरीके से दौड़ेगी, किस तरीके से सामने आएगी, जनता के सामने अपने आप को पेश करेगी। पूरा खाका यहाँ पर तैयार है और लगातार ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है फिलहाल बीजेपी के लिहाज से। इस वक्त बीजेपी के लिहाज से इस वक्त है जहां पर चर्चा और मंत्रण का दौर जारी है। और लगातार जो बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार जो नेता हैं वो निकल रहे हैं और चर्चा जारी है। एक तरीके से किस तमाम एजेंडा और अपनी दृष्टिकोण लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही है और इसी बातों का पूर्व चर्चा हुआ। तीन स्तर पर चर्चा हुई। पहले बीजेपी के नेता बंगाल में बैठक करते हैं, उसके बाद बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक बीजेपी अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बीच में होती है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम को जानकारी देते हैं। उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में ये बैठक होती है। विस्तृत चर्चा, एक एक नाम पर चर्चा, और ये बीजेपी की पूरी रणनीति है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर ये बैठक खत्म हो गई है और अब से कुछ देर बाद ही चुनाव कमेटी की भी बैठक होने वाली है, जिसमें उन तमाम नामों पर एक बार फिर विचार विमर्श होगा। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की आज शाम यानी कि कुछ देर बाद ही बैठक शुरू होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में शाम 6 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सीईसी के तमाम सदस्य इस बैठक में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार की दोपहर एक बार फिर यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीईसी के तमाम सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे और सूत्रों का कहना है कि बैठक में पश्चिम बंगाल और असम के पहले 2 चरण और बाकी राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। कई नामों पर अंतिम मुहर भी इसी बैठक में लगा ली जाएगी। और अब बात बंगाल की बम पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बम मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। आज मालदा में छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक सरकारी स्कूल के पीछे से बड़ी तादाद में छिपाकर रखे गए बम बरामद किए। 2 दिन पहले ही दक्षिण 24 परगना से भी पुलिस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के एक कार्यकर्ता के घर छापेमारी की थी। वहां से देसी बम और बम बनाने का सामान बड़ी तादाद में बरामद किया था। और आज एक बार फिर मालदा से भी कुछ ऐसी ही बरामदगी हुई है। बम बरामद किए गए और उन्हें डिफ्यूज किया गया है। लेकिन खास बात यह कि जहां आईएसएफ के कार्यकर्ता के घर से बड़ी तादाद में हथियार और बम और दूसरे विस्फोटक बरामद किए गए, तो आज मालदा में स्कूल के पीछे बम छिपा कर रखे गए थे जिन्हें डिस्पोज किया गया है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी मालदा से एक बेहद अहम खबर दे रही हैं, जहां पर मालदा जिले के वैष्णव नगर इलाके में बड़ी संख्या में बम बरामद किए गए। खबर यह है कि सरकारी स्कूल के पीछे इन बमों को छिपा कर रखा गया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और बमों को नष्ट करने का काम शुरू किया गया। अब यह पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर ये बम यहां किसने छिपा कर रखे थे और किस मकसद से यहां बमों को छिपा कर रखा गया था। एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में कई जगह इसी तरह से बम और दूसरे विस्फोटक बरामद किए जा रहे हैं। और आज का ताजा मामला मालदा से। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, एक के बाद एक बम की बरामदगी, बम पॉलिटिक्स से बंगाल चुनाव से पहले ही दहलता नजर आ रहा है। आखिर क्या ये मजबूरी है सियासतदां की कि इस तरह का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा है हिंसक वारदातों के लिए बम का इस्तेमाल? देखिए, राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाती है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पर राजनीतिक हिंसा करने का आरोप लगाती हैं। और इसीलिए आप देखिए कि गृह मंत्रालय और केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर के अर्धसैनिक बलों को काफ़ी पहले ही पश्चिम बंगाल में भेज दिया। चुनाव शुरू होने से महीनों पहले केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ आ गए। उसकी यही वजह थी कि जो बम पॉलिटिक्स है पश्चिम बंगाल की, आप देखिए कि मालदा में वैष्णव नगर के पास एक गांव है और वहाँ पर लगभग 14 के आसपास बम
बरामद हुए, जो एक गड्ढे में रखे गए थे, छुपा करके उसको पुलिस ने वहां पर रेड की है। उसके बाद उन बमों को बरामद किया, उनको नष्ट करने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहां देसी बम बनाए जाते हैं, पेट्रोल बम बनाए जाते हैं, अवैध हथियार रखे जाते हैं। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा है अब्बास सिद्दीकी, उनकी जो पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, उसके एक कार्यकर्ता के घर पे भी हथियार बरामद हुए थे। तो चुनाव में जो आतंक का सहारा लेते हैं, जो आग्नेयास्त्र का सहारा लेते हैं, बम बंदूक का सहारा लेके जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, इस पर निश्चित रूप से चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ेगा। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने 8 चरण में यहाँ का चुनाव करवाने का फैसला किया था। सवाल भी उठाए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने, लेकिन फिर भी सुरक्षा अहम है ताकि वोटर फ्री होकर के खुले मन से जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बिल्कुल। और बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी चुनावी हिंसा थमती दिखाई नहीं दे रही, जिसकी 2 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आई, उत्तर 24 परगना और कूच बिहार से। उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर हमला किया गया, तो कूच बिहार में टीएमसी विधायक पर हमले का आरोप लगा। और यही वजह है कि बंगाल के चुनाव में हिंसा ही सबसे बड़ा मुद्दा बनती दिखाई दे रही है और राजनीतिक दल अब एक दूसरे पर हिंसा का आरोप भी लगा रहे हैं। उत्तर 24 परगना और कूच बिहार से आई खबरें इसी बात की तस्दीक करती है। जहां बीजेपी के युवा नेता पर हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया जा रहा है, तो वहीं कूच बिहार में टीएमसी ने आरोप बीजेपी पर लगाया। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, अब बड़ा सवाल यह उठता है कि इससे पहले आरोप यह लग रहे थे कि पुलिस महकमा वहां की सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, ममता बनर्जी के इशारे पर काम करता है। अब क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आयोग के निर्देश पर ही सरकारी महकमों को काम करना होता है। अब ऐसी क्या स्थिति बन रही है, क्या इसका जवाब मिल रहा है? देखिए, चुनाव आयोग छोटे फैसले नहीं ले सकता। चुनाव आयोग डीएम बदल सकता है, एसपी बदल सकता है, नए लोगों की नियुक्ति कर सकता है जो उस काडर के हों। लेकिन किसी थाने में किसी बीट पर कोई सिपाही क्या कर रहा है या किसी गांव में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, वहां पर न अर्धसैनिक बल उसको संभाल सकते हैं और न ही चुनाव आयोग संभाल सकता है। तो अभी भी जो कोलकाता पुलिस हो या फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, मेन रोल कानून व्यवस्था को संभालने में या कहीं गड़बड़ी हो रही तो उसको दुरुस्त करने में पश्चिम बंगाल की पुलिस का ही है। और इसलिए उसको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। माना यह जाता है कि देश में जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं वो निष्पक्ष होती, खासतौर से अर्धसैनिक बलों को लेकर कोई सवाल नहीं उठते, लेकिन सवाल उठते हैं लोकल पुलिस को लेकर कि वो वहाँ की सरकार के साथ या कुछ नेताओं के साथ मिल करके और इस तरह से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब तक बीट पुलिसिंग या पुलिस अलर्ट नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा। सिर्फ चुनाव आयोग दिशा निर्देश दे करके कुछ नहीं कर सकता। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब भी स्थानीय प्रशासन की और पुलिस पर लगातार ये आरोप भी लगते रहे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता गोविंद विश्वास पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिनमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हमले का आरोप बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर बैठकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस से आरोपियों को फौरन गिरफ्तार करने की भी मांग की गई और ये लगातार आरोप बीजेपी की ओर से टीएमसी पर लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन टीएमसी के इशारे पर उनकी कार्यकर्ता की तरह काम करता है और इसीलिए थाने के बाहर जाकर धरना दे दिया अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के नेता बैठे नजर आए थाने के बाहर और वजह थी युवक नेता की इस तरह से हमला कर घायल कर दिए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। बीजेपी नेता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए और बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं की करतूत है। विरोध प्रदर्शन के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता थाने के बाहर बैठ गए और उन्होंने पुलिस वालों से मांग की कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही टीएमसी पर आरोप लगाने का मौका मिल रहा हो, टीएमसी की तरफ से भी यही काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी के विधायक हितेन बर्मन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उनकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि टीएमसी विधायक इस हमले में बाल बाल बच गए। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव शुरू कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर विधायक पर हमले का आरोप लगाया है और पुलिस से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अरुण,
टीएमसी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से हमला कर रहे हैं। क्या इसका हल निकालने की कोशिश हो रही है पूरी मशीनरी के जरिए? देखिए, ये केस टू केस डिपेंड करता है। कई मामलों में तृणमूल कांग्रेस के लोगों पर आरोप बीजेपी ये लगाती है कि उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को, उनके विधायकों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस लोकल पुलिस से मिलकर के उनको परेशान करता है और उनकी सुनवाई थाने पर नहीं होती, प्रशासन में नहीं होती। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें रूलिंग पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस है, उसके विधायक, उसके तमाम नेता ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के लोगों ने उनका रास्ता रोका, उनको रैली नहीं करने दे रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। बीजेपी शुरुआत से ही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके भी काफिले पर हमला हुआ था और आपने देखा था कि किस तरह से वरिष्ठ नेताओं को भी चोटें आई थी। उसके बाद इस मामले को काफी जोर शोर से बीजेपी ने उठाया। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि देश के गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से रैलियों में ये कहा है कि उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, यानी बीजेपी के सैकड़े कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। तो ये राजनीतिक हिंसा का चरित्र है। एक तरह से यूं कहें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का जो रक्त चरित्र है, जो चुनावी समय में खून बहाती है, उसको रोकना बेहद जरूरी है। 8 चरण में चुनाव कराने का मकसद भी यही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को इतनी भारी संख्या में भेजा गया है जिसने कभी ऐसा नहीं देखा था पश्चिम बंगाल ने। तो उम्मीद ये की जाती है कि इस बार चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, चाहे लोकल पुलिस के जवान हो, मिल करके इस तरह का वातावरण तैयार करेंगे जिसमें व्यक्ति भयमुक्त होकर के वोट दे सके। और लगातार आरोप प्रत्यारोप की भी सियासत गर्माती जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में अब सामने आ रही है धमकी पॉलिटिक्स भी। और यह बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर दिनाजपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई है। उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी विधायक पर टीएमसी को वोट ना देने वालों को धमकाने का आरोप लगा है, तो पश्चिम मिदनापुर में हाल ही में जेल से रिहा हुए सीपीएम नेता पर वोट के लिए लोगों को धमकाने का आरोप लगा है। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के उत्तर दिनाजपुर में हुई एक चुनाव की रैली में वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो टीएमसी को वोट ना देने पर लोगों को धमकाते हुए सुनाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव में टीएमसी को वोट नहीं देंगे, चुनाव के बाद हम उन्हें देख लेंगे। दीदी टीएमसी देखे নাই, सीपीएम कांग्रेस बीजेपी देखे নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদি। যারা বেইমানি করবে, যারা বেইমানি করবে, ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। और ऐसे में एक बार फिर बीजेपी को मौका मिला टीएमसी पर हमला करने का, और ऐसा ही किया बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने। टीएमसी विधायक की धमकी के बहाने उन्होंने सीधे ममता सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को वोट ना देने वालों को खुलेआम चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी है। ममता बनर्जी के लोग आग से खेल रहे हैं और अब वो समय दूर नहीं जब इस तरह की धमकी के लिए टीएमसी जनता के गुस्से की आग में घिर जाएगी। पलटवार ममता बनर्जी पर। तो सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि सीपीएम भी अब धमकी पॉलिटिक्स में पीछे दिखाई नहीं दे रही है। बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में सीपीएम नेता सुशांत घोष पर लोगों को धमकाने का आरोप लगा है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें सुशांत घोष वोट न देने वालों के साथ मारपीट की धमकी देते हुए दिखाई दिए। और खबर यह भी है कि सुशांत घोष अपने तालाब से कंकाल निकलने के एक मामले में 7 साल की सजा काटकर अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। যারা তৃণমূল করে তারা জানে, তাদের বাপ ঠাকুর তাদের জানে, যারা বিজেপি করে তাদেরও বাপ ঠাকুর দাদা সুশান্ত ঘোষকে জানে। সুশান্ত ঘোষ যা বলে তাই করে। একদিন যা করেছেন আমি তো ছিলাম না, মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। এরপরে যদি কারো গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা হয়, সোজা গায়ে যাব। যার ক্ষমতা হবে হাত দেওয়ার, ঘর থেকে তুলে দিয়ে এসে হাত পা ভেঙে আমি চিকিৎসা कराबो। और पश्चिम बंगाल चुनाव से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उम्मीदवार बना सकती है और वो सिर्फ इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि ममता बनर्जी 11 तारीख को नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। ऐसे में अगर शुवेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट पर महासंग्राम होना तय माना जा रहा है।
क्योंकि नंदीग्राम को शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और यह वही नंदीग्राम है जहां से ममता बनर्जी ने आंदोलन के जरिए अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाया था और तब यही शुवेंदु अधिकारी उनके सबसे बड़े सिपह सालार के तौर पर उनके साथ खड़े थे। लेकिन एक बेहद अहम खबर जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, लेकिन ऐलान इसका महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने अब बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चुनाव में शिवसेना का कार्यकर्ता टीएमसी की पूरी मदद करेगा। शिवसेना के इस फैसले के लिए बीजेपी ने भी उन्हें निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई और जय श्री राम के नारे पर ऐतराज जताने वालों को समर्थन करने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। तो हमारा ये अब भूमिका है कि हमारी जितनी भी ताकत है वहाँ वो हम ममता दीदी के साथ खड़ी करेंगे। ममता दीदी को हमने हमेशा कहा है वो पश्चिम बंगाल की टाइग्रेस है और हमारी शुभकामना उनके साथ रहेगी। जो उनका बयान है कि वे ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहते हैं, कहाँ खो गया इनका हिंदुत्व? जो ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने को जिसे शर्म लगती है, उस ममता बनर्जी का हिंदुत्व का नाम लेने वाली शिवसेना समर्थन करेगी। अपनी फजीयत दोबारा न हो इसलिए शिवसेना बंगाल में नहीं लड़ रही। हम तो शिवसेना को चुनौती देते हैं, आइए मैदान में, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जो कभी साथ थे अब वो सामने खड़े हैं और जो विरोधी थे वो अब साथ देते नजर आ रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, भले ही मसला बंगाल चुनाव का हो, लेकिन दिल्ली में इसकी रणनीति कैसे बन रही है, जबकि अब कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्हीं के खिलाफ ममता बनर्जी के समर्थन में शिवसेना खड़ी नजर आएगी चुनाव में, जिसका ऐलान उन्होंने कर दिया? देखिए, राजनीतिक के खेल में सब जायज़ है और कमोवेश पश्चिम बंगाल चुनाव में वही होता हुआ दिख रहा है। और शिवसेना बेशक कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ खड़ी टीएमसी के साथ उसने सपोर्ट किया है। वहीं एनसीपी की ओर से भी बयान आया कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले आरजेडी जो बिहार में सहयोगी थी कांग्रेस की, उसने भी कहा कि हम ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। तो ये तमाम जो ये समीकरण है वो बन रहे हैं और ये पार्टियाँ जानती हैं कि बंगाल में उनका आधार नहीं है, तो लिहाजा एक सशक्त विपक्ष जो है या जो सबसे मजबूत चुनौती दे सकता है राजनीतिक दल बीजेपी को, हम उसके साथ हों और उसी से जोड़कर देखा जा सकता है। और यहाँ का नज़ारा प्रशांत अभी देखें, ये जेपी नड्डा का आवास है, यहाँ पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। और हमने अभी कुछ देर पहले दिखाया कि कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेता यहाँ पर निकले और भी विजन पांडा जी हैं, उड़ीसा से जुड़े नेता, ये भी निकल रहे हैं और तमाम जो नेता हैं बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। एक और तो ये तस्वीर है बीजेपी की और दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो 10 जनपद के पिछला वाला हिस्सा है सोनिया गांधी के आवास का, यहाँ पर भी कुछ न कुछ हलचल बैठकों का दौर जारी है। बेशक चुनाव असम में है, बंगाल में है, लेकिन दिल्ली से होकर, रणनीति से होकर रास्ता यहाँ पर जा रहा है और तमाम ये जो राजनीतिक दलों की घोषणाएँ हैं ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर बैठक के बाद ये होती है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम खबर। इलेक्शन कमीशन पहुंचा है, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल टीएमसी की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा हुआ है। नकवी भूपेंद्र यादव भी इस डेलीगेशन में मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे इलेक्शन कमीशन और टीएमसी की शिकायत इन्होंने की है। दरअसल एक के बाद एक हो रही इस तरह की हिंसक घटनाएं और तमाम गतिविधियों को लेकर के अब बीजेपी टीएमसी की शिकायत करने के लिए पहुंचा हुआ है। खास बात यह भी है कि भूपेंद्र यादव इसमें मौजूद हैं, ओम पाठक हैं, नीरज गर्ग है, खुद कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल प्रभारी हैं, वो भी निर्वाचन आयोग पहुंचा हुआ है टीएमसी की शिकायत करने के लिए। ऐसे में जबकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि तमाम गड़बड़ियां टीएमसी करवा रही है क्योंकि वो सत्ता में है और प्रशासन के कई कर्मचारी वहां टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अब ऐसे में निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के लिए बीजेपी पहुंच गई है। टीएमसी की शिकायत के लिए बीजेपी पहुंची हुई है निर्वाचन आयोग और बीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंचा है जिसमें कि कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, बीजेपी किस बात की शिकायत लेकर पहुंची है निर्वाचन आयोग?
देखिए, जिस तरीके से बंगाल में हिंसा लगातार बढ़ रही है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जिसको कि वहाँ की सरकार ठीक तरीके से जो हैंडल नहीं कर पा रही है। और ऐसे में चुनाव आयोग, चूंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, ऐसे में चुनाव आयोग में जो है शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। इस डेलीगेशन में धर्मेंद्र प्रधान है, कैलाश विजयवर्गीय है, मुकुल रॉय है, भूपेंद्र यादव है। तो कई सारे लोग जो हैं, अभी 5 बजे अभी बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि आधा घंटे तक ये बैठक चलेगी और मुलाकात में बीजेपी अपनी तरफ से कई सारे पॉइंट्स, कई सारे कंसर्न्स जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखने जा रही है, जिसका सीधे तौर पर असर जो है इस वक्त बंगाल में नजर आ रहा है, पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि और क्या बात जो है यहाँ पे की गई है। वो 5:30 बजे के आसपास जब बैठक खत्म होगी और उसके बाद जो डेलीगेशन के मेंबर हैं वो बाहर आके जो है इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है और अपनी शिकायत को लेकर अब चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा हुआ है बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी में इस वक्त टिकट पर मंथन चल रहा है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर के मुताबिक कल टीएमसी एक साथ अपने सभी 294 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, यानी कि पश्चिम बंगाल के सभी विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को घोषित कर सकती है टीएमसी। 3 दिन से ममता बनर्जी के घर पर इन्हीं टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा और मंथन का दौर जारी है। और खबर यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए ममता बनर्जी अपने मौजूदा 75 विधायकों का टिकट भी काट सकती है, जबकि इस बार 35% टिकट महिलाओं को देने का मन बनाया ममता बनर्जी ने। जानकारी यह भी मिल रही है कि ममता बनर्जी चाहती है कि इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बंगाली फिल्म जगत से जुड़ी कई नामचीन हस्तियों को भी टीएमसी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और फुरपुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों पर बात बनती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लेफ्ट 165, कांग्रेस 92 और आईएसएफ 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। और इसी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक खींचतान चल रही थी। तो वहीं कांग्रेस के भीतर आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर के अलग अलग राय थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि लगभग ये फॉर्मूला तय हो चुका है। अब वाम दलों के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगा, लेकिन साथ ही आईएसएफ को भी इसमें टिकट दी जाएगी। तकरीबन 37 उम्मीदवार आईएसएफ के मैदान में उतार सकते हैं और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खुद 92 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि लेफ्ट के हिस्से 165 सीटें आ सकती है। लेकिन इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में बीजेपी की रैली में एक अनूठा नजारा देखने को मिला है। शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के बाद सुशांत पाल मंच पर ही उठक बैठक करते दिखाई दिए हैं। उन्होंने उठक बैठक को वर्षों टीएमसी में रहने की गलती का प्रायश्चित बताया और शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की ये तस्वीर, जब टीएमसी के नेता ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा और कान पकड़कर मंच पर ही उठक बैठक लगाने लगे। लेकिन माइक थामकर उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वजह क्या थी। उन्होंने बताया कि वो ये उठक बैठक लगाकर प्रायश्चित कर रहे हैं कि अब तक वो टीएमसी में थे। और पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए जारी सियासी घमासान का असर अब वहां के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। चुनावी हलचल के बीच कोलकाता के बाजार में अब मिठाइयों के अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। कुछ मिठाई बिक रही है जय श्री राम के नाम से, तो कुछ मिठाइयों का नाम रखा गया है खेला होबे। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं तो एक उसके जो इतिहास है वो बड़ा रक्त रंजित रहता है। चुनावी हिंसा काफ़ी बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन कोलकाता में एक ऐसी दुकान है बलराम मलिक साहब की, जो इस चुनावी हिंसा के बीच में भी कहीं ना कहीं मिठास भरने की कोशिश करते हैं अपनी फेमस मिठाइयों को लेकर।
ऐसे ही कुछ नई मिठाइयाँ चुनाव के इस दौर में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं संदेश है जहाँ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहा है, लेफ्ट का भी है और ममता दीदी की टीएमसी का भी। टीएमसी आप देख सकते हैं, सबसे खास बात जय श्री राम का भी नारा जो आजकल बीजेपी लगा रही है और कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और एक मैसेज यहाँ पर एक संदेश के थ्रू दिया गया, खेला होवे, यानी कि अब खेल हो रहा है, ये यहाँ पर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश है, ममता दीदी का भी, और कांग्रेस की तरफ से क्योंकि बड़ा चुनाव उनकी तरफ से इस तरह से नहीं लड़ा जा रहा, तो इसमें से चेहरा नहीं देकर चुनाव चिन्ह को यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और अब बात आयकर विभाग के शिकंजे में कसते फिल्मी सितारों की। टैक्स चोरी मामले में अब फिल्मी सितारों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है और थोड़ी देर पहले ही आयकर विभाग के 2 अधिकारी फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर से बाहर निकले, जबकि कुछ अधिकारी अभी भी वहां मौजूद हैं। इससे पहले अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग ने देर शाम तक छापेमारी की। फैंटम फिल्म से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की गई। इसके अलावा KRI टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर पर भी आयकर विभाग के छापे पड़े। ये कंपनी तापसी पन्नू के कामकाज को संभालती है। इसके अलावा आयकर विभाग के अधिकारियों ने अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ भी की है। दोनों से यह पूछताछ पुणे के एक होटल में की गई है, जहां अधिकारियों ने उनके टैक्स चोरी के मामले में कई सवाल जवाब उनसे किए हैं। दरअसल अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू इस वक्त मुंबई में नहीं बल्कि एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पुणे में मौजूद हैं और इसीलिए आयकर विभाग के अधिकारियों ने पुणे पहुंचकर एक होटल में ही अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ की है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक छापे के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेजों की जांच पड़ताल की गई है। टीम ने अब तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में ले लिए हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का लैपटॉप जब्त कर लिया है। दोनों के सभी फोन भी अधिकारी साथ ले गए। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी कब्जे में लिए गए, जिनकी अब जांच की जाएगी। इसके अलावा आयकर विभाग का दावा है कि छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा PR एजेंसी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के दफ्तर में भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। मधु मंटेना की कंपनी क्वान के दफ्तर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की। टैक्स चोरी के आरोप में यह छापेमारी की गई है। क्वान के 4 अकाउंट सील भी कर दिए गए हैं। क्वान टैलेंट कंपनी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़ी सेलिब्रिटी का PR देखती है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स की जांच कई और बड़ी सेलिब्रिटी तक भी पहुंच सकती है। अब ये तफ्तीश लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना से पूछताछ और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही कई दस्तावेज कब्जे में लिए जा रहे हैं और पड़ताल की जा रही है। दरअसल इनकम टैक्स चोरी के आरोप में IT डिपार्टमेंट ये छापेमारी कर रहा है और पूछताछ कर रहा है। कल पुणे में भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से लंबी पूछताछ हुई है और माना यह जा रहा है कि यह पूछताछ अभी भी जारी है। कुछ और लोग जो इसके दायरे में आ रहे हैं, उनसे पूछताछ के बाद कई और सेलिब्रिटी इस पूरे दायरे में आ सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस छापेमारी पर सियासी बवाल भी मचा हुआ है और इसे लेकर मुहावरा वॉर भी शुरू हो चुका है। पहले राहुल गांधी ने 3 मुहावरों के जरिए IT की छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कुछ मुहावरे शेयर किए और कहा, केंद्र सरकार आयकर विभाग, ED और CBI को उंगलियों पर नचाती है। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के ट्वीट का जवाब उन्हीं के अंदाज में दे दिया। जावड़ेकर ने भी 3 मुहावरों के जरिए जवाब दिया। राहुल गांधी ने मुहावरों में आरोप लगाया तो जवाब भी मुहावरों के जरिए ही प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो यंग जीनियस। 6 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए। 10 साल का कृष्ण कन्हैया, वो जब बांसुरी की तान छेड़ता है तो दुनिया सब कुछ भूल जाती है। मेरा नाम अनीस बन रॉय है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है।
ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले उड़ीसा के अनिर्बन रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस 6 मार्च को शाम 7 बजे News 18 इंडिया पर।